चलिए पर्यटन में कुछ बात करते हैं। लास्ट मैंने क्या बताया था आपको? आरटीडीसी होटल बताया था। अब सुनना, पीछे ना वो गेट बंद करो, अपन के 5 मिनट चले गए ऐसे ही। कौन सी होटल की बात की थी? आरटीडीसी होटल, ठीक है। तो बातें मत करना, यहां समझना। अगली जो होटल आती है वह आती है हेरिटेज होटल। सुनिए, हेरिटेज इंग्लिश शब्द है, हिंदी में क्या बोलते हैं हेरिटेज को? विरासत। विरासत का मतलब जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए छोड़ा है। अगर दादा ने कोई मकान छोड़ के गए तो अपन बोलते हैं कि पैतृक मकान है, बोलते ना। और आजकल तो बोलने की भाषा परिवर्तित हो गई कि पूर्वजों ने हमको आशीर्वाद दिया है, समझे। कोई मकान छोड़ के गए तो ऐसा नहीं बोलते कि वो दादा छोड़ के गए, अरे ये तो पूर्वजों का आशीर्वाद है जो मिल गया। तो ये होता है हेरिटेज। 1950 से पुराने जो भवन थे, किले थे, स्मारक थे, इन सब को अपन ने किस में परिवर्तित किया? होटल में। देखो, मैंने आपको बोला राजस्थान के अंदर, राजस्थान की जो संस्कृति है वह सबसे अलग थी। और जब सबसे अलग थी तो जो बाहर के लोग है ना, वो बाहर के लोग राजस्थान आते हैं और देखना चाहते हैं कि राजा महाराजा कैसे रहते थे। जैसे मैं आपको आगे जाके ना शाही ट्रेन करवाऊंगा। शाही ट्रेन राजस्थान के अंदर चलती है 3। नाम क्या है? शाही ट्रेन, है ना। शाही ट्रेन में जिस तरह से राजा महाराजा रहते थे, घूमते थे, तो उसी तरह से उस ट्रेन को डिजाइन किया है। आप लोगों को मतलब भोजन परोसेंगे वो तांबे की प्लेट के अंदर। ये फर्क है कि वो सोने की प्लेट में खाते थे, आपको कलर तो सेम ही है। अगर आपको सोने की प्लेट में दे दिया जाता है तो 9 2 11, तो इस वजह से आपको तांबे की प्लेट के अंदर, लेकिन ठाठ वही है जो राजाओं के ठाठ होते थे। तो आपको भोजन परोसेंगे, बड़ी बड़ी सीटें लगी हुई है उस ट्रेन के अंदर। तो ये जो हेरिटेज होटल है ना, ये हेरिटेज होटल ये वो स्थान थे जहां पर राजा महाराजा रहते थे। तो उनको अपन ने क्या किया? होटल में परिवर्तित कर लिया। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं इसका, उदयपुर के अंदर एक होटल है फतेह सागर, एक झील है, उस झील के अंदर एक होटल है फतेह प्रकाश होटल, देखी हुई है। ये झील के अंदर बनी हुई है ना। सबसे खास बात क्या है कि झील के अंदर है, आपको उस होटल तक जाने के लिए बोट की आवश्यकता होती है और वापस आने के लिए बोट की आवश्यकता होती है। बिल्कुल राजा महाराजा की तरह होटल है, क्योंकि राजा महाराजा पहले यहाँ रहते थे। इनका जो अपन का जो कमरा होता है, अपन कोई होटल वोटल जाता है तो कमरा इतना होता है, 2 बेड जितना होता है, वो कमरा है। यहाँ से लेकर आप मानो पीछे तक वो दीवार है, उतनी तक कमरा है। उसके अंदर ही स्विमिंग पूल है, अंदर ही सब फैसिलिटी है। राजा महाराजा रहते थे और आपको बढ़िया यूँ फीलिंग आएगी जैसे कोई उदयपुर का महाराजा मैं ही हूँ। लेकिन वो सिर्फ 24 घंटे के लिए, क्योंकि 24 घंटे की जो एक कमरे का जो चार्जेस है वो लगभग 60 से 70 हज़ार रुपये मात्र, है ना। तो एक 24 घंटे का चार्जेस है। तो उसको अपन कौन सी होटल बोलते हैं? हेरिटेज। हेरिटेज का मतलब होता है कि पूर्वजों से हमको ये होटल मिली है, सरकार ने उनका अधिग्रहण कर लिया और उसको किस में चेंज कर दिया? हेरिटेज होटलों में। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको लिखवा दूंगा कि कौन कौन सी हेरिटेज होटल है, ठीक है। चलो अगली बात, देखो पर्यटन की बात करें तो अब देखो सबसे ज्यादा पर्यटन अगर मैं बात करूं तो 2 तरह के पर्यटक होते हैं, एक होते हैं देसी और एक होते हैं विदेशी। इन दोनों का मतलब क्या? देसी मतलब भारत के और विदेशी मतलब भारत के बाहर के। अब आपको मैं सवाल पूछूं कि राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटक कौन से हैं, देसी के विदेशी? देसी, क्योंकि सबसे ज्यादा भारत के लोग हैं जो राजस्थान के अंदर आते हैं, तो सबसे ज्यादा ये है। अगर मैं आपको ये सवाल पूछूं कि जो विदेशी पर्यटक है सबसे ज्यादा कहां से आते हैं? फ्रांस से। कहां से आते हैं? फ्रांस से। फ्रांस से सबसे ज्यादा क्या आते हैं? विदेशी पर्यटक। बात समझ में आ गई? चलो अगला सवाल, देसी पर्यटक सबसे ज्यादा कहां आते हैं? उदयपुर नहीं, पुष्कर। कहां आते हैं? पुष्कर। कहां आते हैं? पुष्कर। अगर बात करूं विदेशी पर्यटक सबसे ज्यादा कहां आते हैं? जयपुर
और जयपुर के बाद उदयपुर। कहाँ आता है? जयपुर के बाद उदयपुर। आवाज गूंज रही है ना? चलो, ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। राजस्थान में सर्वाधिक कौन से पर्यटक? देसी। देसी सबसे ज्यादा कहाँ आते हैं? पुष्कर। विदेशी सबसे ज्यादा कहाँ से आते हैं? फ्रांस। और आते कहाँ पर है? उदयपुर। ठीक है। फ्रांस की राजधानी कौन सी है? पेरिस। पेरिस में अभी हाल ही में ओलंपिक हुए हैं, है ना? आपके प्री के अंदर देखना, एक सवाल ओलंपिक का 101% आएगा। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण ओलंपिक। लास्ट टाइम जब 2020 के ओलंपिक हुए थे, 2021 का जो प्री था ना, उसके अंदर 2 सवाल थे ओलंपिक के। इस बार भी आप लोग देखना, इस फ्रांस के जो पेरिस ओलंपिक है, यहाँ से सवाल आएंगे, 1-2 पक्का है, 100% है। और अगर मेंस में जाओगे तो मेंस के अंदर खेलकूद एक टॉपिक है, वहाँ से सवाल देगा कि राजस्थान के अंदर राजस्थान का ओलंपिक में प्रदर्शन पर टिप्पणी कीजिए कि राजस्थान से कितने कितने खिलाड़ी गए, किन किन ने पदक जीता, तो आप लोगों को लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 2 बात आप लोगों को ध्यान रखनी। बात समझ में आ गई? अब एक बात बताइए कि कोई दूसरे देश से आ रहा है राजस्थान के अंदर, मान लो फ्रांस से राजस्थान के अंदर आ गया, तो फ्रांस से अगर वो राजस्थान के अंदर घूमने आया है तो कितने दिन के लिए आएगा? 2 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन, ज्यादा ज्यादा महीना। क्या वो महीने भर के अंदर पूरा राजस्थान घूम लेगा? नहीं, नहीं घूम सकते। तो वो है ना, कुछ ऐसी चीजों को देखते हैं जो अपने आप में खास है। और जो खास चीजें है ना, ये खास चीजें पता कैसे चलती है? वो लोग पढ़े लिखे होते हैं, अपने तरह तो होते नहीं है, एकदम यूं एजुकेटेड होते हैं, तो उनको पता होता है कि पूरे विश्व के अंदर यूनेस्को है। क्या है? यूनेस्को। और ये यूनेस्को क्या करता है? विश्व धरोहर स्थल घोषित करता है। क्या करता है? विश्व धरोहर स्थल घोषित करता है। अब विश्व धरोहर स्थल घोषित करता है तो राजस्थान के अंदर भी अगर किए होंगे तो हमको वो घूमने, है ना? अब मुझे बताओ कि विश्व धरोहर स्थल मतलब वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्ल्ड हेरिटेज साइट। भारत में कितने हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट? भारत में वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी है? 45। 45वीं कौन सी है? मोहितम। बहुत बढ़िया। क्या नाम है? दिनेश कुमार। एकदम सही बताया। 45वीं है मोहितम। मोहितम है कहां पर? असम। इसका निर्माण किसने किया था? चलो इतना पता नहीं होगा। अहोम राजवंश ने इसका निर्माण किया था और मोहितम में। तो पूरे भारत में लगभग 45 साइटें हैं। तो भारत में 45 है, तो अब अगर मैं सवाल पूछूं राजस्थान में कितने हैं बताओ? राजस्थान में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कितने हैं? चलो ऑप्शन देता हूं। ए 9, बी 10, सी 4, डी 5। बताओ। हाँ, सवाल क्या है? राजस्थान में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कितने हैं, ये क्वेश्चन है मेरा। 9। चलो जिसने 9 बताया वो बताएगा कौन कौन सा है? टोरा नहीं मचगाना। मेहरानगढ़ को छोड़, राजस्थान में 6 किले हैं। मेहरानगढ़ को छोड़कर 6 किले, मतलब तो ये है कि राजस्थान में 7 किले हैं, उसमें से एक मैंने मेहरानगढ़ छोड़ दिया, बाकी 6 किले। अच्छा, ऑप्शन में वही आता है, मेहरानगढ़ ही आएगा। अच्छा ठीक है। और हाँ, और चलो 6 किले हो गए। और केवला देव 7। ताजमहल, ताजमहल राजस्थान में तो आमेर, जैसलमेर, हाँ वो किले आगे 6। और बताओ। जयपुर शहर, जंतर मंतर, केवला देव और कालबेलिया। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो देखो आप लोगों ने बताए तो 6 किले हो गए। ठीक है, सुनना, 6 किले हो गए। एक जंतर मंतर हो गया, एक जंतर मंतर हो गया, एक जयपुर शहर हो गया, एक केवला देव हो गया और एक कालबेलिया हो गया। अब मैं आपसे जो बात करता हूं ना जनरली कि कॉमन सेंस, अब मैडम आप बताओ कालबेलिया राजस्थान के किस जिले में है? भीलवाड़ा में। जैसलमेर में। कालबेलिया डांस है। तुम लोग क्या भीलवाड़ा? नहीं नहीं, मैंने पूछा कालबेलिया कहाँ है, ये बोल रही भीलवाड़ा, ये बोल रही जैसलमेर। अब पहली बात ये कॉमन सेंस लगाओ आप
कि जिसने कालबेलिया, सुनो सुनो सुनो, जिसने कालबेलिया इस लिस्ट के अंदर ऐड करवाया उसने सवाल ध्यान से नहीं पढ़ा। यूनेस्को विश्व धरोहर ये स्थल है क्या? ये स्थल है क्या? कालबेलिया कौन सा स्थल है? कालबेलिया कोई स्थल नहीं है, तो कालबेलिया नहीं आएगा, ध्यान रखना। समझ में आई बात? ये पेपर में सवाल आता है, अपन टिक करते हैं कालबेलिया, कालबेलिया स्थल थोड़ी है, स्थल होता है जिसको आप टच कर सकते हो। कालबेलिया को टच करोगे? करने वाले को टच कर सकते हो, लेकिन वो करना नहीं है, ठीक है। कालबेलिया नृत्य है, ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण, ये सवाल आए हुए हैं पेपर में। और बताता हूं मैं आपको। अब बताओ कितने हो गए? 6, 7, 8, 9, लेकिन ऑप्शन में 9 आएगा, पहला ऑप्शन आप टिक करोगे, बाहर निकलोगे तो पड़ोसी बोलेगा 9 नहीं 4 है, 4, फिर तुम लोग बोलोगे ओहो -1/3, है ना। ये 4 है, ये 1 है पूरा, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। आंसर क्या आएगा? ये नहीं है आंसर। समझ में आई बात? ये सवाल बहुत छोटा सा है, और लेकिन अपन क्या करते हैं, ध्यान से पढ़ते नहीं है सवाल। साफ लिखा हुआ यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल। मैंने पूछा कालबेलिया, तो बोले भीलवाड़ा एवं जैसलमेर। नृत्य है कालबेलिया, और जैसलमेर, मैंने पूछा कालबेलिया जैसलमेर में नहीं होता है, पूरे राजस्थान में होता है। हाँ, ये अंतर्राष्ट्रीय लोक नृत्य है। गुलाबो देवी अभी हाल ही के अंदर 30 मार्च को इसका परफॉर्म करके आई ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जैसलमेर के अंदर होता है, ठीक है। अब सुनो, अब मैं यूनेस्को समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है वह 2 तरह के हैं, एक तो है मूर्त और एक है अमूर्त। ये डिफरेंशिएट समझना, पेपर में किस तरह से सवाल आएगा मैं फिर पूछूंगा आपको, आप फिर गलत करोगे। मूर्त को अपन इंग्लिश में बोलते हैं टेंजिबल, और अमूर्त को अपन इंग्लिश में बोलते हैं नॉन इंटेंजिबल, ठीक है। मूर्त 3 तरह के हैं। पहला प्राकृतिक, काल्पनिक नहीं है, सांस्कृतिक, और तीसरा है मिश्रित। अमूर्त एक तरह का ही होगा। अब मुझे बताओ कि मैंने आपको 6 किले बताए, है ना। खड़े हो आप खड़े हो, बैग लो अपना, बैग लो, बाहर निकलो। बैग लो, बाहर निकलो, फटाफट करो, टाइम नहीं क्लास में। हाँ फटाफट आओ, मैं जो बोल रहा हूँ वो करो आप। अंदर मत डालो, आप ऐसे आ जाओ और वहां कॉर्नर में जाकर बैठो। चलो, प्राकृतिक, सांस्कृतिक और मिश्रित, ठीक है। अब मैंने आपको बताया राजस्थान के 6 किले बताए। मुझे बताओ प्राकृतिक है, सांस्कृतिक है, मिश्रित है? सांस्कृतिक है। हाँ, 6 किले सांस्कृतिक, ये 6 किले सांस्कृतिक, ठीक है। ये हो गए 6 किले, बात समझ में आ गए। चलो, फिर मैंने आपको बताया जंतर मंतर। जंतर मंतर बताओ मुझे, प्राकृतिक है, सांस्कृतिक है कि मिश्रित है? सांस्कृतिक। संस्कृति की झलक आ रही है ना, आप लोग इतिहास में पढ़ते हो कि जंतर मंतर का निर्माण इसने करवाया था, यह है ना। तो ये हो गया जंतर मंतर। तीसरा कौन सा? जयपुर शहर। ये भी कौन सा है? सांस्कृतिक। ये वास्तव में जयपुर परकोटा है। देखो सुनो, जयपुर शहर और जयपुर वास्तव जो है ना, दोनों अलग अलग है। आप लोग है ना कभी जोधपुर जाओगे ना, जोधपुर में आप लोगों ने अलग अलग गेट सुने होंगे, जालोरी गेट, शिवांची गेट, अजमेरी गेट, सुने? ये जो गेट होते थे ना, वो पुराने जमाने में किलों के द्वार होते थे। यहाँ तक जो दुश्मन की सेनाएं थी ना, यहाँ पर आकर रुक जाती थी, और इसके अंदर वाला जो पोर्शन होता था वो किले का पोर्शन होता था। तो उसी तरह से गेट है ना, वो जयपुर के अंदर भी है। आप लोगों ने नाम सुना होगा अजमेरी गेट, नागौरी गेट, ये जयपुर के अंदर गेट है। तो इस गेट के अंदर अंदर वाला जो हिस्सा है वो जयपुर शहर है, और जो बाहर का हिस्सा है वो अभी वर्तमान में बसा है। तो ये जयपुर परकोटा क्या है? ये जयपुर शहर नहीं है, जयपुर परकोटा है पूरा, ये शामिल किया। और एक कौन सा बताया? केवलादेव। केवलादेव कौन सा है? प्राकृतिक। तो केवलादेव हो गया प्राकृतिक। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? एकमात्र स्थान है केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है,
जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और एकमात्र यही स्थान है जो रामसर स्थल है। बाकी कोई भी पूरे राजस्थान के अंदर इन तीनों की कैटेगरी को पूरा नहीं करता। ये राष्ट्रीय उद्यान भी है, ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है और ये रामसर साइट भी है। ठीक है, ये चार हो गए। अब कालबेलिया कहाँ आएगा? कालबेलिया आएगा आपके यहाँ पर। कहाँ आएगा? यहाँ पर। कालबेलिया अमूर्त है और ये क्या है? एक तरह का नृत्य। ठीक है, गुलाबो देवी इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है। ठीक है, अब चलो ये 6 किले थे ना, मिश्रित की बात करता हूँ। मिश्रित राजस्थान में 0 है, पूरे भारत के अंदर सिर्फ एक ही मिश्रित है। कोई बता सकता है नाम क्या है? पूरे भारत में सिर्फ एक स्थान है जो इस कैटेगरी के अंदर आता है, सिर्फ एक स्थान पूरे भारत के अंदर। बताइए, कोई नाम बताएगा? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? कंचनजंगा। कहां पर है? सिक्किम में। ठीक है, पूरे भारत के अंदर एक ही है। राजस्थान में कितने? 0। राजस्थान में आ जाएगा 0। अब जो 6 किले हैं ना, इस 6 किले को याद करना। हाँ, चीकू गाजाराम है ना, ची से चित्तौड़, कुंभलगढ़, फिर गागरोन, जैसलमेर, आमेर, रणथंभौर। ठीक है, ये याद कर लेना। और इस भाई ने सही बोला था, एक ही ऑप्शन आता है पेपर में, और पेपर में, हाँ मजाक नहीं करो, मेहरानगढ़ ही देता है वो पेपर में। सवाल यूं देता है कि निम्नलिखित में से कौन सा किला यूनेस्को की मूर्त धरोहर में शामिल नहीं है? कौन सा किला? इनमें से एक ये दे देगा, एक ये दे देगा, एक गागरोन दे देगा और एक दे देगा मेहरानगढ़। आंसर मेहरानगढ़ ही होगा। समझ में आ गई बात? ऑप्शन के अंदर मेहरानगढ़ ही देगा। ध्यान से सुनना, मैंने इतने पेपर देख लिए और कई बार, कम से कम 7 से 8 बार सवाल आ गया ये पेपरों के अंदर, लेकिन ऑप्शन चेंज नहीं होती, मेहरानगढ़ ही होता है। आंसर भी क्या होता है? मेहरानगढ़। ठीक है, तो ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। तो ये आपको पूरे के पूरे ऐसे ध्यान रखना है। यूनेस्को आपको पता होगा कि इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन। एस का मतलब क्या है? सोसाइटी नहीं, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ है? कहां पर है? पेरिस। कहां पर है? पेरिस। ठीक है, ये पूरे विश्व के अंदर घोषित करता है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा इटली में है, भारत में 45 है, 45वां मोइदो में है जो असम के अंदर है। लेकिन आपको राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है तो आपको इतना पता होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई? नहीं, देखो सुनो, वापस बताता हूं। ये 6 है ना, पूरे के पूरे एक साथ दर्जा दिया गया है ना। अगर आप इस तरह से काउंट करते हो ना, अगर आप 6 किलो को अलग अलग काउंट करोगे तो उस हिसाब से भारत में कुल कितनी होनी चाहिए? भारत में कुल कितने होना चाहिए? अभी मैं मान रहा हूं 45 है, तो होना चाहिए 50। लेकिन यूनेस्को की जो साइट है ना, जो वेबसाइट, उसके अंदर भारत के कितने बताए? 45 बताए। इसका मतलब ये पूरे के पूरे 6 किले एक ही है। समझ में आ गई बात? चलो अब अगली बात। कई बार है ना, अपन को पेपर में ना इनका साल पूछ लेता है कि ये कौन से साल ऐड हुए, है ना। तो ये ध्यान रखना। पहली बात, जो 6 किले हैं ना, ये 6 किले ऐड हुए थे 2013 में। कब ऐड हुए थे? देखो, युद्ध क्यों होते थे? किलों की वजह से। एक राजा बोलता ये किला तेरा, एक राजा बोलता ये किला मेरा, तेरा मेरा 2013। ठीक है, चलो। जंतर मंतर, जंतर मंतर, देखो जंतर मंतर 2 शब्द में टूट रहा है, आपको ऐसे याद करना 20-10 2010 जंतर मंतर हो गया याद। तेरा मेरा 2013, 20-10 2010। जयपुर परकोटा ये लेटेस्ट ऐड हुआ 2019 में। कब ऐड हुआ? 2019 में। केवला देव ये ऐड हुआ था 1985 में। कब ऐड हुआ था? 1985 में। और कालबेलिया 2010, कालबेलिया हुआ 2010। ठीक है, तो ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। दिमाग में सेट कर लेना, याद कर लेना। पेपर में सवाल आता है तो गलत नहीं होना चाहिए, पेपर में बहुत ज्यादा सवाल आता है यहाँ से। ठीक है, चलो अगली बात करता हूँ। पर्यटन, अगला टॉपिक जो आता है वो आता है पर्यटन सर्किट। क्या आता है? पर्यटन सर्किट।
सर्किट का मतलब क्या होता है? परिपथ। हिंदी में क्या बोलते हो? परिपथ। जैसे आपने लाइट का सर्किट पढ़ा होगा, यहां से शुरू हुआ वापस यहीं पे आके खत्म होगा ना। अगर बीच में कहीं से ये शॉर्ट हो गया तो अपन क्या बोलते हैं? शॉर्ट सर्किट बोलते हैं ना। उसी तरह से अपन ने पर्यटन सर्किट का निर्माण किया। देखो पर्यटन सर्किट का निर्माण किया क्यों? आप में से ना कोई शेखावटी घूमने गया होगा या खाटू श्याम जी गया होगा, कोई जाते हैं ना अपन के यहाँ से बाड़मेर से बहुत जाते हैं। तो जब ये खाटू श्याम जी जाते हैं ना, तो जनरली क्या करते हैं कि खाटू श्याम जी सीकर जा ही रहे हैं, तो सीकर में जीन माता है, दर्शन कर लेंगे। उसके पास में सालेसर बालाजी है चुरू में, वहां पर भी दर्शन कर लेंगे। और पास में रानी सती मंदिर है झुंझुनू में। तो ये आपस में बहुत पास में है। तो सरकार ने क्या किया, खाटू श्याम जी को सालेसर बालाजी से, जीन माता से बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी से जोड़ दिया। सड़कें बहुत अच्छी बना दी, इनके बीच में बसें शुरू कर दी, इनके बीच में ट्रेनें शुरू कर दी, ताकि कोई अगर यात्री है वह आना चाहे तो आ सकता है। बात समझ में आई? एक एग्जांपल और देता हूँ मैं आपको। अगर आप लोग है ना उदयपुर अगर घूमने जाते हो, उदयपुर तो वास्तव में बहुत बढ़िया शहर है। अगर आप उदयपुर को देखोगे ना, आप में से अगर कोई गया है तो पता है होगा, नहीं गया तो जाकर देखना। उदयपुर जैसा शहर पूरे विश्व में कहीं पर भी नहीं है उदयपुर। क्योंकि उदयपुर जो रैंकिंग आती है ना पूरे विश्व की, कि सबसे विश्व में सबसे बढ़िया शहर कौन सा है, तो भारत में कोई शहर शामिल होगा कि नहीं होगा? राजस्थान का उदयपुर शामिल होगा। तो उदयपुर है ना सबसे बढ़िया, लोग बहुत घूमने जाते हैं उदयपुर। अगर उदयपुर घूमने गए तो उसने उदयपुर को क्या किया, पास में एक और कुंभलगढ़ है। कुंभलगढ़ कहाँ पर है? राजसमंद में। तो आपने उदयपुर को जोड़ लिया कुंभलगढ़ से, ठीक है। कुंभलगढ़ को जा रहा है तो उसको जोड़ लिया चित्तौड़गढ़ से, ठीक है। फिर उसको आसपास के जो नाथ द्वारा है, जहाँ पर श्रीनाथ जी का मंदिर है, उनको आपस में जोड़ लिया, ताकि आप अगर एक जगह घूमने आ रहे हो तो आसपास के छोटे मोटे दर्शनीय स्थान भी देख लो। तो इसको अपन नाम देते हैं सर्किट। समझ में आ गई बात? ठीक है। एक एग्जांपल और देता हूँ। जो राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र है, जहां पर मरुस्थलीय 4 जिले हैं, कौन कौन से? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, है ना। ये मरुस्थलीय जिले हैं। अब ये मरुस्थलीय जिले हैं तो ये यहाँ पर जो पर्यटक आते हैं ना, मुख्यतः वो पर्यटक आते हैं सर्दियों के सीजन में, ठीक है। तो यहाँ पर सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 4 महोत्सव शुरू किए। जैसे बाड़मेर में होता है थार महोत्सव, बीकानेर में होता है ऊंट महोत्सव, जैसलमेर में होता है मरु महोत्सव, और जोधपुर में होता है मारवाड़ महोत्सव, है ना। ये महोत्सव क्यों शुरू किए जाते हैं? ताकि पर्यटक आए। अभी जैसलमेर है तो जैसलमेर में फरवरी टॉप सीजन होता है इनका, सर्दियों का, और पर्यटकों का भी टॉप सीजन होता है। तो जैसलमेर के अंदर फरवरी के माह में अपन महोत्सव मनाते हैं। कौन सा? मरु महोत्सव। तो पर्यटक आते हैं, बहुत आते हैं, जिससे राजस्थान में पर्यटकों को क्या मिलता है? बढ़ावा मिलता है। बात समझ में आ गई? ऐसे कुल पर्यटन सर्किट कितने हैं? ऐसे राजस्थान सरकार ने जो मान्यता दी है ना, वह 10 को दी है। कितने को दी है? 10 को। अब सुनना, पेपर में सवाल कैसा आएगा, मैं आपको एक सवाल लिख के बताता हूँ। पेपर में एक सवाल आया हुआ है कि गोड़वाड़ पर्यटन सर्किट में कौन सा स्थान शामिल है? ये सवाल प्री के अंदर आया हुआ है। गोड़वाड़ पर्यटन सर्किट में कौन सा स्थान शामिल है? ऑप्शन थे ए आसूतरा, बी था बाली दुर्ग, सी था माउंट आबू, और डी था जसवंत थड़ा। आसूतरा और बाली दुर्ग, और जो आंसर है वो किसने बोला ही नहीं, आंसर जसवंत थड़ा, है ना। बाकी तीनों आंसर आ गए, जो आंसर था वो किसने बोला ही नहीं। सुनो, गोड़वाड़ पर्यटन सर्किट में क्या हुआ, एक तो जिला लिया पाली, एक लिया जालोर, एक लिया सिरोही, और एक लिया बाड़मेर। इन 4 जिलों को लिया, इन 4 जिलों को लिया और एक सर्किट बनाया। अब आसोतरा बाड़मेर में, अब ये देखो ऐसा मत बोलना बालोतरा में है ना, ये नए जिलों के अनुसार नहीं है पर्यटन सर्किट। अभी तक सरकार ने इनको तोड़ा नहीं है, तो पुराने जिले ही काम आएंगे आपके। मैं आपको बताऊंगा नए जिलों के हिसाब से कैसे याद करना। माउंट बाली दुर्ग कहाँ है? पाली में। माउंट आबू कहाँ है? सिरोही में। जसवंतरा जोधपुर में। जोधपुर है क्या इसमें? नहीं है। समझ में बात? इस तरह से सवाल आते हैं, ठीक है। अब आपके है ना मेंस के अंदर एक सवाल आया,
ये गोडवाड़ पर्यटन सर्किट, पेपर में सिर्फ इतना ही लिखा हुआ था, गोडवाड़ पर्यटन सर्किट, बस गोडवाड़ पर्यटन सर्किट। अब आपको इसके बारे में लिखना था, क्या लिखते? इसकी कुछ नहीं लिख पाते, मैडम बोले कुछ नहीं लिख पाते। देखो इसकी घोषणा हुई थी बजट में 2022-23, कौन सा बजट था? 22-23। आपकी पहली लाइन ये बनती कि इस पर्यटन सर्किट की घोषणा बजट 2022-23 में की गई। इस पर्यटन सर्किट में पाली, जालोर, सिरोही और बाड़मेर जिले शामिल हैं। अब चूंकि आपको मेंस में लिखना है तो आपको और इसके बारे में ज्ञान होना चाहिए। आप आगे वाली लाइन में लिखते हैं कि पाली जिले से बाली दुर्ग और जमाई क्षेत्र इसमें शामिल किया गया है। जालोर से सुंधा माता यहां से शामिल है। सिरोही में माउंट आबू और अरबुदा माता को शामिल किया गया तथा बाड़मेर से आशुतरा को शामिल किया गया। बस समझ में आ गई बात। इस तरह से आपका प्री के अंदर भी सवाल आता है और मेंस के अंदर भी सवाल आता है। ठीक है, अगर मेंस के अंदर सिर्फ इतना सा लिखा आ जाए कि राजस्थान के पर्यटन सर्किटों को समझाइए, तो आपके पास पूरा ज्ञान होना चाहिए कि कितने कितने पर्यटन सर्किट है और कौन कौन से जिलों से पर्यटन सर्किट बने। बात समझ में आई? चलो मैं आपको एक एक करके समझा रहा हूं, आप लोग समझते चलना। पहला पर्यटन सर्किट है, उस पर्यटन सर्किट का नाम है शेखावाटी पर्यटन सर्किट। शेखावाटी पर्यटन, शेखावाटी में कितने जिले आएंगे? अभी नहीं, पुराने के हिसाब से चूरू, सीकर और झुंझुनू। और अब आ जाएगा इसमें नीम का थाना। ठीक है, अब इसमें जैसे मैं चूरू की बात करूं तो सालासर बालाजी मंदिर का है चूरू में। ठीक है, सीकर में बात करूं तो जीन माता आ जाएगा, खाटू श्याम जी आ जाएगा, झुंझुनू में रानी सती मंदिर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये मेन जो स्थान है इनको मिलाकर अपन ने एक सर्किट बनाया, उसका नाम क्या दिया? शेखावाटी सर्किट। ठीक है, दूसरा है ढूंढाड़। ढूंढाड़ इसमें कौन सा आता है? जयपुर। जयपुर। अब जयपुर में जितने भी स्थान है, जयपुर में जितने भी स्थान है, जैसे आपने नाम सुना होगा जयगढ़ का, नाहरगढ़ का, कनक वृंदावन का, ये सुना है नाम, है ना? सिटी पैलेस उदयपुर में भी है, एक अल्बर्ट हॉल म्यूजियम भी है वहां पर। सिटी पैलेस मतलब जहां पर महल बना हुआ जयपुर वाला। ठीक है, तो ये सारे के सारे जयपुर के। साथ में एक जिला और आएगा दौसा। कौन सा आएगा? दौसा। लेकिन इस दौसा का सिर्फ एक स्थान शामिल है, आभा नेरी की चांद बावड़ी। कौन सी? आभा नेरी की चांद बावड़ी। ये थोड़ी सी बात है, ध्यान रखना। पूरा दौसा शामिल नहीं है, सिर्फ एक स्थान शामिल है। कौन सा? आभा नेरी की चांद बावड़ी। ये दूसरा पर्यटन सर्किट। तीसरे पर्यटन सर्किट की बात करूं मैं अगर आपसे तो वह आएगा आपका अलवर। और अलवर में सिर्फ एक जिला है, अलवर। ठीक है, अब नए जिले बन गए तो नए जिले इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। जैसे अलवर से कौन सा जिला अलग हुआ? देख, भरतपुर से हुआ है, कोटपुतली, बेरोड और खेरथल तिजारा, है ना? तो ये खेरथल तिजारा इसके अंदर आ जाएगा, कोटपुतली बेरोड जयपुर के अंदर आ जाएगा यहां पर। ठीक है, चलो चौथा भरतपुर। भरतपुर में एक तो जिला आ जाएगा भरतपुर और एक जिला आ जाएगा धौलपुर। कौन सा आ जाएगा? भरतपुर और धौलपुर। धौलपुर में एक स्थान है, उस स्थान का नाम है मचकुंड। नाम सुना है? मचकुंड। उसको अपन वो धौलपुर के अंदर तीर्थों का क्या बोलते हैं? मामा। तीर्थों की नानी किसको बोलते हैं? और तीर्थों का राजा किसको बोलते हैं? पुष्कर। ठीक है, तो ये धौलपुर है ना, भरतपुर में, भरतपुर पर्यटन सर्किट में एक तो भरतपुर आ जाएगा और एक धौलपुर। फिर पांचवा पर्यटन सर्किट आ जाएगा आपके, वह आ जाएगा हाड़ौती। हाड़ौती में 4 जिले। कौन से? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। ये आ जाएंगे आपके किसमें? हाड़ौती में। 6 नंबर की बात करते हैं तो 6 नंबर पे जो सर्किट आएगा वो आ जाएगा मेरवाड़ा। मेरवाड़ा बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। इसमें एक तो आ जाएगा अजमेर और एक आएगा नागौर। अजमेर और नागौर। अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह है ना? कौन सा? नहीं, स्थानों की बात कर रहा हूं मैं ना। अजमेर में कौन सी दरगाह है? ख्वाजा साहब की।
और मैंने आपको कल भी एक होटल करवाई थी, खादिम होटल करवाई थी ना, जिसका नाम क्या कर दिया, अजमेरू। ठीक है, तो ये अजमेर और नागौर मेरवाड़ा में आ जाएंगे। 7 नंबर पे मरु, मरु पर्यटन सर्किट। मरु में 4 जिले मैंने आपको बता दिए, कौन कौन से, बाड़मेर है, जैसलमेर है, जोधपुर है और बीकानेर। ठीक है, फिर 8वां माउंट आबू सर्किट। देखो माउंट आबू है कहां पर, सिरोही में, सिरोही, फिर पाली और फिर जालौन। अब सुनो, एक बार प्री के अंदर एक सवाल और आया, माउंट आबू सर्किट में कौन से जिले को शामिल करके गोडवाड़ पर्यटन सर्किट का निर्माण किया गया, बताओ। बाड़मेर। ये देखो थोड़ा सा घुमा के सवाल दिया कि माउंट आबू सर्किट में कौन सा जिला शामिल किया और कौन सा सर्किट बनाया, गोडवाड़। देखो गोडवाड़ में एक तो सिरोही है, पाली है, जालोर है और एक कौन सा है, बाड़मेर। तो ये तो हो गया माउंट आबू सर्किट, और बाड़मेर को शामिल किया तो सर्किट कौन सा बन गया, गोडवाड़। ठीक है, चलो माउंट आबू के बाद एक जो आएगा वह आएगा मेवाड़ सर्किट। मेवाड़, मेवाड़ में मेवाड़ वाले स्थान जैसे आपने नाम सुना होगा, उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, भीलवाड़ा, ये सब जो सर्किट है वो आपके किस में आ जाएगा, मेवाड़। अंतिम 10 नंबर पे आ जाएगा रणथंभौर सर्किट। रणथंभौर सर्किट, रणथंभौर कहाँ है, सवाई माधोपुर, और साथ में एक जिला आ जाएगा टोंक। ठीक है, इस तरह से ये 10 के 10 सर्किट है जो राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। बाकी और सर्किट है वो सब धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, जैसे गोडवाड़ है। एक इस बार जो बजट आया, इस बजट में घोषणा की हम लोग एक सर्किट और बनाएंगे, इस सर्किट का नाम है वांगड़। वागड़, ये सर्किट डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य, किसके मध्य, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य। एक सर्किट और इस बार घोषणा की, उस सर्किट का नाम है महाराणा प्रताप पर्यटन सर्किट। क्या नाम है, महाराणा प्रताप। और सरकार ने इतना बोला कि हम लोग इस सर्किट के लिए 100 करोड़ रुपए देंगे। कितना, 100 करोड़। किस सर्किट के लिए, महाराणा प्रताप। इसमें महाराणा प्रताप से संबंध में जो स्थान है, जैसे चावंड है, गोगुंदा है, कुंभलगढ़ है, दिवेर है, इन सब स्थानों को आपस में जोड़ा गया। कौन सा सर्किट है, महाराणा प्रताप। ये महाराणा प्रताप वाला बहुत महत्वपूर्ण है, सरकार बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है इस सर्किट पर। ठीक है, एक ऐसे होता है ना कि किसी को बालाजी की भक्ति करनी है ना, तो बालाजी की भक्ति करनी है तो उसके लिए एक सर्किट बना दिया जिसका नाम दिया बालाजी सर्किट। क्या नाम दिया, बालाजी। अब इस बालाजी में देखो, एक तो रखा सालासर बालाजी को, एक रखा मेहंदीपुर बालाजी को, है ना, एक पांडुपुल बालाजी को। पांडुपुल कहाँ है, अलवर में, है ना। एक सामुद बालाजी है जयपुर में, एक घाटी वाले बालाजी है। कौन से, घाटी वाले। एक बंदे वाले बालाजी है। ये क्या होता है, देखो घाटी वाले, बंदे वाले, कई जगह ना आप लोग नाम पढ़ोगे हल्देश्वर महादेव, कई जगह आप नाम पढ़ोगे पीपलेश्वर महादेव, पढ़ते हो ना। ये होता क्या है, ये पीपल के नीचे, पीपल का पेड़ है, उसके नीचे महादेव को बैठा दिया, नाम रख दिया पीपलेश्वर। मैं एक बार कोई ट्रेनिंग पे गया था, तो हाँ पेट्रोल पंप बता रहा हूँ मैं, यही बात बता रहा हूँ आपको, रुको। ठीक है, तो एक बार मैं कोई ट्रेनिंग पे गया, रेलवे की लोकोमोटिव की ट्रेनिंग थी, तो वहाँ पर कोई महादेव जी की तस्वीर को रखा हुआ था और उनका नाम रखा था डीजलेश्वर महादेव। हाँ, डीजलेश्वर महादेव। मैंने कहा कि डीजलेश्वर महादेव, मैंने वहाँ किसी को पूछा तो उसके पीछे है ना कि वो ट्रेनों के अंदर जो डीजल डालते हैं ना, उसका कारखाना है, तो उसके बाहर स्थापित किया, नाम क्या रखा, डीजलेश्वर। तो ऐसे होता है। अब जैसे ये बंदे वाले बालाजी है ना, बंदे वाले बालाजी, ये क्या था कि बालाजी की मूर्ति थी, कोई भगवान हमारी शादी हो जाए, उसने मूड़ी बांध दी। एक और आया, भगवान नौकरी लग जाए, मूड़ी बांध दी। अब उसके नौकरी लग गई होगी, शादी हो गई होगी, तो अब सब लोग क्या है, वो भगवान अच्छा, भगवान तो मोड़ियों से बांध दिया, तो मोड़ियों से इतना बांध दिया कि नाम क्या रख दिया, बंदे वाला बालाजी। ये ऐसे होता है भारत में। ठीक है, घाटी वाले बालाजी है ना, आप लोग घाटियां समझते हो, जयपुर में जाओगे ना, जोधपुर में जाओगे ना, तो घाटियां हैं, मतलब कि पहाड़ बहुत है, इन पहाड़ों के ऊपर मकान बने हुए हैं और घाटियां उतरती है नीचे लंबी लंबी, तो घाटियां बहुत है, तो वहां पर बालाजी का मंदिर है, तो नाम रख दिया घाटी वाले बालाजी। हम नहीं, तो इस तरह की बालाजी के
पर्यटन सर्किट। एक आता बौद्ध पर्यटन सर्किट। कौन सा? बौद्ध। अब ये किस धर्म का है? बौद्ध धर्म का। ये सिर्फ 2 स्थानों को जोड़ता है। एक तो जोड़ता है बेराट को। बेराट का है जोधपुर है, जयपुर में है। जोधपुर जयपुर, बेराट का है जयपुर में। और एक कालपी की गुफाएं। कौन सी गुफाएं? ये कालपी की गुफाएं का है झालावाड़ में। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये बेराट और कालपी इन दोनों को आपस में जोड़ता है। कौन सा सर्किट है? बौद्ध सर्किट। समझ में आई बात? तो ये सारे के सारे सर्किट है जो आप लोगों को दिमाग के अंदर सेट करके रखना है। क्लियर? कोई समस्या? तो मैंने देखो अभी तक क्या बताया? अभी तक आपको, अभी तक मैंने अभी आपको बताया एक तो पर्यटन सर्किट, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया यूनेस्को, और उससे पहले मैंने आपको क्या बताया? हेरिटेज होटल। 8 डिश मैंने आपको पहले करवा दी थी, ठीक है। चलो अब कुछ आंकड़ों की बात करता हूं। पहला, पर्यटन क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से किए गए, ठीक है, राजस्थान सरकार के द्वारा। देखो पर्यटन विकास कोष की राशि है ना, पहले थी 500 करोड़, अब उसको बढ़ाकर कितने कर दी? 1000 करोड़। पर्यटन विकास कोष होता क्या है? देखो सरकार ने, मैंने आपको क्या बोला कि अपन को अगर बजट चाहिए तो जो वित्त मंत्री होती है वो अपना बजट पेश करती है विधानसभा के सामने, करती है। तो उसमें उन्होंने बोला कि मुझे पर्यटन के विकास के लिए 1 साल के अंदर कितने का कोष बनाना है? 1000 करोड़। मतलब हम लोग पर्यटन पर 1000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, तब पैसा खर्च करेंगे तभी तो वापस पैसा जनरेट होगा। तो ये ध्यान रखना, पहले कितने का था? 500 करोड़। अब कितने का है? 1000 करोड़। अब जो बजट आया है कौन सा? 23-24 में, अब इसमें कितना कर दिया? 1500। समझ में आई बात? हाँ, 23-24 के बजट। आर्थिक समीक्षा पहले आती है, बजट बाद में आता है। तो आर्थिक समीक्षा के अंदर कितना लिखा है? 1000 करोड़। लेकिन जब बजट आया उस बजट में कितना कर दिया? 1500 करोड़। तो वर्तमान में कितना है? 1500 करोड़। समझ में आई ना बात? नहीं आई? चलो अब 1000 करोड़ में 600 करोड़ किस पे खर्च होंगे? पर्यटन पे। और 400 करोड़ खर्च होंगे मार्केटिंग और ब्रांडिंग पे। मार्केटिंग और ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है? उसको अपन बाजार में बोलते हैं विपणन, या बाजार में किस तरह से अपन ट्रेंडिंग करें। सुनो, आप लोगों ने ना सोनू सूद का नाम सुना है? सोनू सूद। सोनू सूद अभी हाल ही में एक देश है थाईलैंड, इस थाईलैंड के ब्रांड एम्बेसडर बने, है ना। एक नाम और बताता हूं, नाम है पंकज त्रिपाठी। सुना है? हाँ, ये एक्टर है ना। तो पंकज त्रिपाठी अभी हाल ही में मध्य प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर बने। तो मार्केटिंग और ब्रांडिंग का मतलब ये हो गया कि अपन क्या करेंगे कि अपन राजस्थान के अंदर पर्यटक आए उसके लिए अपन एडवर्टाइजमेंट करवाएंगे, लोगों को ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे, और ब्रांड एम्बेसडर बना के बताएंगे कि राजस्थान के अंदर पर्यटन के लिए आप पधारो। तो इसलिए अपन मार्केटिंग और ब्रांडिंग पे पैसा कितना खर्च करेंगे? 400 करोड़। टोटल कितना बजट था? 1000 करोड़ का। 1000 में 600 करोड़ तो पर्यटन पर खर्च करेंगे और 400 करोड़ खर्च करेंगे ब्रांडिंग पर या मार्केटिंग पर, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आप लोगों ने ना पधारो हमारे देश सुना है? ये गाना तो ही है, साथ में राजस्थान का पर्यटन लोगो भी है, स्लोगन भी है। ये बहुत फेमस हुआ। तो ये फेमस किया तब हुआ तो इसकी एडवर्टाइजमेंट की जाएगी। अभी हाल ही में राजस्थान का पर्यटन स्लोगन है लागे कुछ अपना सा। क्या है ये? अभी वर्तमान में, पहले था पधारो सा, उससे पहले था न जाने क्या दिख जाए। न जाने, हाँ, इसका मतलब क्या है? न जाने क्या दिख जाए। इसका मतलब ये है कि तुम अगर राजस्थान आओगे तो राजस्थान में अगर पश्चिम में जाओगे तो मरुस्थल है, मध्य में आओगे अरावली है, और अगर पूर्व में चले जाओगे तो मैदान है। तो यहाँ पर कुछ भी फिक्स नहीं है, प्रत्येक जगह पर भाषाएं चेंज हो रही है, वेशभूषा चेंज हो रही है। तो पहले था न जाने क्या दिख जाए, उससे पहले था कलरफुल राजस्थान। क्या था? कलरफुल राजस्थान। तो ये चेंज होते रहते हैं। पहले था कलरफुल राजस्थान, फिर रखा न जाने क्या दिख जाए, फिर रखा पधारो हमारे देश, अब लगा राजस्थान लगे कुछ अपना सा। बात समझ में आई? तो ये होती है पर्यटन स्लोगन, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। ये कुछ बातें उससे पहले ऐसे करते हैं, अपन लिख लेते हैं। ये देखो, राजस्थान लगे कुछ अपना सा, ठीक है। क्या हुआ? अच्छा, रोमा ये कार्य है। चलो लिखना शुरू करो आप। हेडिंग डालो हेरिटेज होटल। समझ में आ गया पर्यटन पूरा?
हेरिटेज होटल। लिखिए, इस प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई? उन्नीस सौ 1950 के पहले के किले, भवन, महल, स्मारकों को हेरिटेज होटल में तब्दील किया गया। उन्नीस सौ 50 से पुराने जितने भी भवन थे, किले थे, महल थे, स्मारक थे, इन सबको हेरिटेज होटल में परिवर्तित किया गया। चलो मैं 3 पॉइंट लिखवा रहा हूं, उन 3 पॉइंट को लिखना। पहला पॉइंट लिखो आप, राजस्थान की पहली हेरिटेज होटल। राजस्थान की पहली हेरिटेज होटल। राजस्थान की पहली हेरिटेज होटल। फिर दूसरा लिखिए, राजस्थान का पहला हेरिटेज तीर्थ। राजस्थान का पहला हेरिटेज तीर्थ। और तीसरा पॉइंट लिखिए, राजस्थान का पहला हेरिटेज नगर। राजस्थान का पहला हेरिटेज नगर। इन तीनों का आंसर दो मुझे। बताओ। अजीत भवन जोधपुर पहले का। आप लोगों ने पढ़ा है क्या ये सब? पूर्व ज्ञान। तीर्थ बताओ। और तीर्थ नगर। जालरा पाटन। झालावाड़। वैसे इसमें भी एक जगह है ब्रजनगर, उसको दिया गया है। हाँ, स्पेसिफिक लिखना हो ना तो ब्रजनगर। ब्रजनगर जालरा पाटन में है और जालरा पाटन झालावाड़। ब्रजनगर, जालरा पाटन, घंटियों का शहर बोलते हैं किसको? पूर्व का पेरिस। पूर्व का पेरिस। पेरिस पेरिस जयपुर। पूर्व का वेनिस उदयपुर को। चलो, मरुस्थल का प्रवेश द्वार, मानसून का प्रवेश द्वार, पूर्व का प्रवेश द्वार अलवर के भरतपुर, और राजस्थान का सिंह द्वार। बहुत बढ़िया, 4 ध्यान रखना, चारों द्वार है। ये कई बार है ना प्री में ना मैच करने के लिए पूछता है, 4 द्वार देगा यहाँ पर और यहाँ पर जिले देगा, आप लोगों को कर नहीं पाओगे। लिखो, प्रमुख हेरिटेज होटल के नाम लिखवा रहा हूं। पहला लिखो गजनेर पैलेस। बताओ, पैलेस का मतलब क्या होता है? स्थान। हाँ, महल। स्थान होता है प्लेस, ये मैंने लिखा पैलेस। एक ये होता है और एक ये। पैलेस मतलब महल और प्लेस मतलब स्थान। ये मैंने क्या लिखा है? पैलेस। चलो, गजनेर पैलेस का है बीकानेर। बीकानेर।
फिर लिखो लालगढ़ पैलेस, कहाँ है? बीकानेर। फिर लिखो रोहितगढ़ पैलेस, रोहितगढ़ पैलेस, बताइए रोहितगढ़ पैलेस, पाली। रोहितगढ़ पैलेस पाली। फिर लिखो निमराना पैलेस, निमराना पैलेस कहां पर? अलवर, अलवर। अगला करणी भवन पैलेस, करणी भवन जोधपुर। होटल ढूंढलोद, इसको ऐसे लिखो, होटल डेरा, ये कर लो ढूंढलोद। ढूंढलोद कहाँ है? केराडू, ढूंढलोद झुंझुनू, बहुत बढ़िया। गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? गर्दभ अभ्यारण्य। गधों का मेला कहाँ पड़ता है? और गधे सबसे ज्यादा कहाँ है? बाड़मेर। ठीक है, ये तीनों ध्यान रखना। होटल डेरा ढूंढलोद, फोर्ट चनावा, फोर्ट चनावा लूणी, फोर्ट चनावा लूणी। होटल फतेह प्रकाश पैलेस, होटल लक्ष्मी निवास पैलेस, भरतपुर। होटल भरतपुर पैलेस, कहां पर है? माउंट आबू। ये सारी के सारी कौन सी होटल है? हेरिटेज होटल। एक और लिखो होटल सामोद पैलेस, जयपुर। होटल राजगढ़ पैलेस, जयपुर। होटल रामगढ़ पैलेस, ठीक है। दोनों होटलें क्लियर है, आरटीडीसी क्लियर है और हेरिटेज क्लियर है। इन दोनों होटलों को ध्यान से पढ़ना, रिवीजन करना और ये जो जहाँ पर जगह है ना उन जगहों को याद करना। हो गया?
चलो अगली हेडिंग डालो, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल। यूनेस्को की है ना फुल फॉर्म लिख दो आप, ताकि आप लोगों को याद रहेगी। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस। पेरिस फ्रांस में। पेरिस किस नदी के किनारे है? थेम्स। लंदन। थेम्स की लंदन है जो थेम्स के किनारे है। कौन बोल रहा है सीधी सीधी? सीन। पेरिस के सीन बहुत अच्छे हैं, है ना? पेरिस के सीन बहुत अच्छे हैं, तो नदी कौन सी है? सीन। ठीक है। चलो, आपको ओलंपिक के बारे में कुछ पता है? पढ़ा है कुछ ओलंपिक? पेरिस। मुझे बताओ, पेरिस ओलंपिक में राजस्थान से कितने खिलाड़ी गए थे? कितने? मोना द्वीप। अरे, एक होता है ओलंपिक और एक होता है पैरा ओलंपिक। हाँ, मैं ओलंपिक पूछ रहा हूँ। बताओ। एक भी नहीं गया। कौन थे? बहुत बढ़िया। ये छोरा पढ़ता है। मेरे को इस क्लास के अंदर एक ये लड़का पढ़ने वाला लगा और ये लड़का पढ़ने वाला लगा, ईमानदारी से। ये दोनों बहुत सीरियस रहते हैं। वो लड़का इस तरह से सीरियस रहता है कि बस झापट मार दूं सर के। इतना सीरियस रहता है, लेकिन पढ़ता है छोरा। ये भी बहुत सीरियस रहता है, लेकिन पढ़ते हैं ये दोनों लड़के। बाकी तो आते हैं जाते हैं, चल रहा है काम, कुछ नहीं है। राजस्थान से 2 खिलाड़ी गए थे। एक तो खिलाड़ी गया था महेश्वरी चौहान और दूसरा गया था अनंतजीत सिंह नरूका। ठीक है। जो महेश्वरी चौहान है वह तो है जालोर की, और अनंतजीत सिंह नरूका है वह है टोंक का। चलो बताओ, पैरा ओलंपिक में कितने गए थे? पैरा 9। कौन कौन से? हाँ हाँ हाँ, 3 पदक प्राप्त किए। काफ़ी पता है। चलो, जब बात करेंगे तब बताएंगे। 9 खिलाड़ी सही है। तो इनके नाम पता होने चाहिए, क्योंकि मेंस के अंदर सवाल आ जाते हैं, प्री के अंदर सवाल आ जाता है, कोई खिलाड़ी पूछ लेगा आपको। बताओ, किसने स्वर्ण पदक प्राप्त किया था ओलंपिक में? स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। ओलंपिक की बात कर रहा हूँ, पैरा ओलंपिक नहीं। नहीं किया। सिल्वर पदक नीरज चोपड़ा, और कांस्य पदक 5 मनु भाकर और सरबजोत सिंह और स्वप्निल कुसाले, अमन सहरावत। छोटा वाला कौन? अरे वो पैरा ओलंपिक है, वो नवदीप सिंह। अरे वो नवदीप सिंह इतना वो जिसकी हाइट छोटी होती है ना, वो पैरा ओलंपिक में जाते हैं। उसकी वीडियो देखी होगी आप लोगों ने। हाँ, तभी। चलो लिखो आप। ये है ना, अब यूनेस्को वाला पूरा का पूरा चार्ट है ना, ये कॉपी के अंदर इस तरह से बना लो।
आप लोगों को भी जियोग्राफी इंडिया वाली चल रही है कि राजस्थान वाली? राजस्थान हो गई। इंडिया में मतलब फिर ये यूनेस्को वगैरह आप लोग जब पढ़ोगे ना तो इनको याद रखना। ये है ना, काफ़ी बार क्या करते हैं, इस तरह से सवाल दे देते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल यूनेस्को में शामिल नहीं है। आपको पता होने चाहिए सारे के सारे। और एक बात और, ये आप लोग है ना, अगर अपने आप को ये बाउंडेशन करके बैठे हो ना कि ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ऐसा कभी मत सोचना। जो भी चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है ना, या आपको जो कुछ पढ़ने को मिल रहा है, वो सारा का सारा आपके सिलेबस का हिस्सा है। चाहे भारत है, चाहे राष्ट्रीय है, चाहे अंतर्राष्ट्रीय है, चाहे राजस्थान है, चाहे कुछ भी है। अब मैं आपको यूनेस्को की फुल फॉर्म बता रहा हूँ, वैसे अगर ये दूसरी क्लास होती तो शायद नहीं बताता यूनेस्को की फुल फॉर्म। आपको ये फुल फॉर्म लिखनी है। एक नाम और बताता हूँ मैं आपको, गुलाबो देवी का नाम मैंने अभी लिया ना, वो नृत्यांगना किसकी है? एक बताओ, एक और बहुत प्रसिद्ध कलाकार है, बताओ इसका संबंध किससे है? ऑप्शन दो, लो। नृत्य कौन सा? चलिए नृत्य। और नहीं पता? इसका आंसर है गायन। गायन में भी ध्यान रखना, मांड गायन। मांड अगर देता ना तो सब लोग आंसर कर देते, है ना। एक ऐसा कैसा आपने वो गीत सुना ना, पधारो मारे देश, गाया किसने गाया? हाँ, अल्लाह जलाई बाई। अल्लाह जलाई बाई भी कौन सा गायन करती है? मांड गायन। ठीक है, लिख दिया। एक और टॉपिक समझ लो, रामसर स्थल। रामसर स्थल पढ़ रखा है क्या होता है? सर ने पढ़ाया होगा भूगोल में। तो आपको बस मोटा मोटा इतना ध्यान रखना है कि राजस्थान में कितने? 2। पहला कौन सा है? पहला है केवलादेव और दूसरा है सांबर। केवलादेव हुआ था 1981। 85 में विश्व धरोहर है। 81 में हुआ था, 81 में हुआ था रामसर साइट, ठीक है। और सांबर झील हुई 1990 में, ठीक है। 90 एकराणु कोई दिक्कत नहीं है, अगर 90 में घोषणा होती है एकराणु में उसको अपन प्रमाण पत्र देते हैं, ठीक है। मोटा मोटा ध्यान रखना 1981 और 1990। रामसर कहाँ पर है? रामसर ईरान में, बाड़मेर में नहीं, है ना। बाड़मेर में भी है ना, लेकिन जो ये रामसर है ना वो ईरान वाला रामसर है। इसमें क्या होता है, आर्द्र भूमि का नाम सुना? आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि को अपन इंग्लिश से बोलते हैं वेटलैंड। इसका मतलब ये हो गया कि एक तो ऐसी जमीन होती है जो एकदम सूखी है, पानी डालोगे पानी पी जाएगी, और एक ऐसी जमीन होती है जहां पर नदी चलती है। ये इन दोनों के बीच की भूमि है। या बरसात आने पर आप लोग कीचड़ देखते हो, उस तरह का कीचड़ है।
तो ये जैव विविधता की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बायोडाइवर्सिटी। इसके लिए पूरे विश्व के अंदर 2 फरवरी 1971 को एक समझौता हुआ। चूंकि ये समझौता 2 फरवरी को हुआ, इसी कारण अपन 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। कब बनाते हैं? 2 फरवरी। ये बातें हो रखी है, कोई दिक्कत नहीं इन बातों में, या लिखवानी है? बोलो। लिखा दिया? राजस्थान का भी लिखा दिया? हाँ, तो चलो ठीक है। अगला लिखो पर्यटन सर्किट। अगला लिखो पर्यटन सर्किट। अगला लिखो पर्यटन सर्किट, और ये लिखना शुरू करो 1 2 3 4 5। हाँ, अलवर में पूरा अलवर है। लिख दिया? पर्यटन के अंदर महोत्सव भी आते हैं, लेकिन ये महोत्सव आप लोग कला संस्कृति के अंदर पढ़ लोगे। जैसे गणगौर महोत्सव है, बूंदी महोत्सव है, शरद महोत्सव है, कृष्ण महोत्सव है, हाथी महोत्सव है, पतंग महोत्सव है, मरु महोत्सव, मारवाड़, ऊँट है, ये सब महोत्सव, ये सब आप लोग है ना कला संस्कृति के अंदर पढ़ते हो, है ना? पढ़ लोगे ना? पढ़ा दिया होगा, या तो नहीं पढ़ाया तो पढ़ा देंगे आपको। लिखिए। ये CH मतलब क्या है? चित्तौड़। CH मतलब चित्तौड़ है। अर्बुदा देवी का मंदिर कहाँ है? अर्बुदा देवी, अद्धर देवी, अद्धर सेम ही है।
अर्बुदा देवी और अदर देवी दोनों सेम ही है। आप लोग अंडमान निकोबार पढ़ा है कि राजधानी विजयपुरम, पोर्ट ब्लेयर का नाम परिवर्तित कर दिया, क्या कर दिया, विजयपुरम, सी नहीं लगाया है, विजयपुरम किया है, ठीक है, विजयपुरम कर दिया पोर्ट ब्लेयर का नाम। एक ऐसा कौन सा देश है जिसने अपनी राजधानी चेंज की है, इंडोनेशिया। श्रीलंका ने क्या की है, अरे वो जयवर्धनपुरम कोटे ही थी, कब की, कोलंबो उसकी औद्योगिक राजधानी है। श्री जयवर्धनपुरम कोटे पहले भी श्रीलंका की राजधानी थी, आज भी है। इंडोनेशिया की राजधानी पहले जकार्ता थी, अब नूसंतारा है, ठीक है, जगह चेंज कर दी। जगह क्यों चेंज की, क्योंकि देखो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, वार्मिंग बढ़ने की वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्लेशियर पिघलने की वजह से जो समुद्र का लेवल है ना वह ऊंचा उठ रहा है, और जो समुद्र का लेवल जैसे जैसे ऊंचा उठ रहा है ना, उनका जो जकार्ता है वह समुद्र के जस्ट पास में है, और भविष्यवाणी ये हुई कि आने वाले 10 सालों के अंदर जकार्ता पानी में समाहित हो जाएगा। अब 10 साल है, 10 सालों के अंदर नई राजधानी बना देंगे, सेटल हो जाएगी, वरना 10 साल बाद चेंज करते, है ना। इस वजह से उन्होंने जो जकार्ता थी वो हटाकर ऊपर की तरफ कर ली, जिसका नाम है नूसंतारा, ठीक है। उनको सरकार कुछ मुआवजा देती है, कहीं और शिफ्ट करवाती है। जैसे अगर अपन के भारत के अंदर भी कोई तूफान आ जाए या कोई जल मग्न हो जाए तो सरकार उनको वहां से निकालती है, सेफ स्थानों पर ले गई। वो जिम्मेदारी किसकी है, सरकार की। आप लोग नीति निर्देशक तत्व में पढ़ते हो, नीति निर्देशक तत्व क्या बोलते हैं कि सरकार का कर्तव्य है कि ये सब काम करे, अनुच्छेद 51। चलो हो गया, ये मैं लिखवा रहा हूं, लिखो अब अन्य पर्यटन सर्किट, अन्य पर्यटन सर्किट, पहला लिखो गोडवाड़ पर्यटन सर्किट, गोडवाड़ पर्यटन सर्किट, इसमें लिखना जालोर, बाड़मेर, पाली, सिरोही, इनके जगहों के नाम लिखो। जालोर में सुंदा माता, बाड़मेर में आसुतरा, पाली में जवाई क्षेत्र, सिरोही में और बुदा देवी। दूसरा लिखो बौद्ध सर्किट, ये बेराट को जोड़ेगा कालपी की गुफाएं। झालावाड़,
तीसरा बालाजी, सामूद हनुमान जी जयपुर, पांडुपुल बालाजी, अलवर, बालाजी दोसा, सालासर बालाजी चुरू, बालाजी जयपुर, वागड़ और महाराणा प्रताप मैं आगे की बातों में लिखूंगा, ठीक है, ये भी छुड़वा रहा हूं। एक आप लोगों ने हैंगिंग ब्रिज का नाम सुना है? और हाँ, कोटा बांसवाड़ा, पहला तो सबको पता है 2017 में उद्घाटन हुआ। दूसरा है डूंगरपुर और बांसवाड़ा को जोड़ेगा, और ये किस नदी पर है? अनास नदी पर है, माई पर नहीं, अनास पर है। और पहला वाला चंबल पे। आगे चलूं मैं? लिखिए, लिखो, वर्ष 2023 के दौरान, सुनो, सबसे ज्यादा, ये डेटा यार ऐसे कैसे लिखा है इन्होंने, 1807 लाख पर्यटक। हाँ सही है? हाँ वो मैं करवा दूंगा अभी, है ना। लिखो, वर्ष 2023 के दौरान कुल पर्यटक, वर्ष 2023 के दौरान कुल पर्यटक 18.07 लाख पर्यटक, 18.07 लाख पर्यटक। $18.07 लाख पर्यटक, इतने पर्यटक आए। उसमें से लिखो
स्वदेशी पर्यटक कितने? 17.90 लाख, 17.90 लाख। और 17.90 लाख और ये हो गए 0.17 लाख। $17.90 लाख और ये हो गए 0.17 लाख। ठीक है, मतलब राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन से पर्यटक आए? स्वदेशी। पॉइंट यही ध्यान रखना। अब मैं 4 पॉइंट लिख पा रहा हूं, 4 पॉइंटों को लिखो। वर्ष 2023 में राजस्थान में सर्वाधिक स्वदेशी पर्यटक आए। वर्ष 2023 में राजस्थान में सर्वाधिक स्वदेशी पर्यटक आए। वर्ष 2023 में राजस्थान में सर्वाधिक स्वदेशी पर्यटक आए। दूसरा पॉइंट लिखिए, दूसरा पॉइंट लिखिए, सर्वाधिक स्वदेशी पर्यटक, सर्वाधिक स्वदेशी पर्यटक, सर्वाधिक स्वदेशी पर्यटक पुष्कर में आए। सर्वाधिक स्वदेशी पर्यटक पुष्कर में आए। सर्वाधिक स्वदेशी पर्यटक पुष्कर में आए। अगला पॉइंट, राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक फ्रांस से आए। राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक फ्रांस से आए। राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक फ्रांस से आए। अगला पॉइंट, सर्वाधिक विदेशी पर्यटक जयपुर तथा उदयपुर आए। 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 अगला लिखो पर्यटन विकास कोष। अगला लिखो पर्यटन विकास कोष। लिखिए, पर्यटन विकास कोष की राशि पूर्व में, पर्यटन विकास कोष की राशि पूर्व में 500 करोड़ थी। पर्यटन विकास कोष की राशि पूर्व में 500 करोड़ थी। पर्यटन विकास कोष की राशि पूर्व में 500 करोड़ थी, जिसे बढ़ाकर 1000 करोड़ किया गया। जिसे बढ़ाकर 1000 करोड़ किया गया। जिसे बढ़ाकर 1000 करोड़ किया गया। जिसमें 600 करोड़ पर्यटन पर, जिसमें 600 करोड़ पर्यटन पर, जिसमें 600 करोड़ पर्यटन पर तथा 400 करोड़, जिसमें 600 करोड़ पर्यटन पर तथा 400 करोड़ मार्केटिंग या ब्रांडिंग पर, मार्केटिंग या ब्रांडिंग पर खर्च करना निर्धारित किया गया। जिसमें 400 करोड़ पर्यटन पर, 600 करोड़ पर्यटन पर तथा 400 करोड़ मार्केटिंग तथा ब्रांडिंग पर खर्च करना निर्धारित किया गया। खर्च करना निर्धारित किया गया। नीचे नोट डालकर एक लाइन लिखिए। नीचे नोट डालकर एक लाइन लिखिए। बजट 2023-24 में, बजट 2023-24 में, बजट 2023-24 में, बजट 2023-24 में पर्यटन विकास कोष की राशि, बजट 2023-24 में पर्यटन विकास कोष की राशि, पर्यटन विकास कोष की राशि
1000 करोड़ से बढ़ाकर 1500 करोड़ कर दी गई। 1000 करोड़ से बढ़ाकर 1500 करोड़ कर दी गई। 1000 करोड़ से बढ़ाकर 1500 करोड़ कर दी गई। अगली हेडिंग लिखो, आयुर्वेदिक गांव। आयुर्वेदिक गांव लिखते चलना, मैं लिखवा रहा हूं, उसके बाद एक दो पॉइंट वो समझा दूंगा। आयुर्वेदिक गांव लिखो, उदयपुर जिले का कैलाशपुरी, उदयपुर जिले का कैलाशपुरी तथा हवाला गांव, उदयपुर जिले का कैलाशपुरी तथा हवाला गांव, उदयपुर जिले का कैलाशपुरी तथा हवाला गांव आयुर्वेदिक गांव घोषित किया गया। उदयपुर जिले का कैलाशपुरी तथा हवाला गांव आयुर्वेदिक गांव घोषित किया गया। अगला, हाथी गांव लिखो, जयपुर जिले, जयपुर जिले में आमेर के निकट, आमेर के निकट कुंडा गांव, आमेर के निकट कुंडा गांव, तगारी कुंडा होता है, हाँ वो, हाँ कुंडा, आमेर के निकट कुंडा गांव हाथी गांव घोषित किया गया। जयपुर जिले में आमेर के निकट कुंडा गांव को हाथी गांव घोषित किया गया। यह एशिया का तीसरा हाथी गांव है। यह एशिया का तीसरा हाथी गांव है। यह एशिया का तीसरा हाथी गांव है, जिसे 2010 में घोषित किया गया। जिसे 2010 में घोषित किया गया। जिसे 2010 में घोषित किया गया। अगला पॉइंट लिखिए, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बताओ कहाँ है? जयपुर में। लिखो, अनिल अग्रवाल क्रिकेट स्टेडियम, अनिल अग्रवाल क्रिकेट स्टेडियम, चोप गांव जयपुर, चोप गांव जयपुर में स्थित है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अनिल अग्रवाल क्रिकेट स्टेडियम चोप गांव जयपुर में स्थित है। चोप गांव जयपुर में स्थित है। अगला, पर्यटक सहायता बल, पर्यटक सहायता बल लिखो, इसकी शुरुआत 2010-11 में की गई, 2001 में की गई। इसकी शुरुआत 2001 में की गई। भूतपूर्व सैनिकों को
भूतपूर्व सैनिकों को पर्यटक सहायता बल के रूप में नियुक्त किया गया। भूतपूर्व सैनिकों को पर्यटक सहायता बल के रूप में नियुक्त किया गया। भूतपूर्व सैनिकों को पर्यटक सहायता बल के रूप में नियुक्त किया गया। भूतपूर्व सैनिकों को पर्यटक सहायता बल के रूप में नियुक्त किया गया। प्रथम बार इनकी तैनाती जंतर मंतर और आमेर में हुई। प्रथम बार इनकी तैनाती जंतर मंतर और आमेर में हुई। प्रथम बार इनकी तैनाती जंतर मंतर और आमेर में हुई। अगला लिखिए, पधारो सा योजना। लिखो शुरुआत 2011। लिखो शुरुआत 2011। सुनो, अब समझा देता हूं मैं, जो मैंने आपको बातें समझा ही नहीं है। यहां से समझा नहीं है, बाकी सब समझा दी मैंने, है ना। उससे पहले वाली जो बातें थी सारी के सारी समझ में आ गई है। सुनो, आयुर्वेदिक गांव क्या होता है? देखो, पर्यटन है ना, वो कई तरह का हो सकता है। जैसे एक पर्यटन है, आप लोग घूमने फिरने जाते हो। किसी को वादियाँ पसंद है तो जम्मू कश्मीर जाएगा, किसी को हरियाली पसंद है तो केरल जाएगा, है ना। कई बार क्या होता है कि मेडिकल पर्यटन भी करना पड़ता है। मेडिकल पर्यटन का मतलब ये हो गया, देखो अपन के बाड़मेर में मेडिकल की सुविधा किस तरह से है। अगर अपन कोई बाड़मेर में खांसी जुकाम बुखार है तब तो इलाज हो जाएगा, और अगर उससे थोड़ा कुछ ज़्यादा है तो सीधा रेफर टिकाते हैं जोधपुर, है ना। तो सीधा रेफर टिका है, मतलब आप अगर जोधपुर जाओगे तो ये एक तरह का पर्यटन है, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी है कहाँ पर? जोधपुर में। वैसे के वैसे अपन जो इस बेल्ट के लोग हैं ना, बाड़मेर बालोतरा, तो ये लोग जनरली कहाँ इलाज करवाने जाते हैं? डीसा है, धानेरा है ना, अहमदाबाद है, या फिर जोधपुर है, क्योंकि यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी बहुत बढ़िया है। कभी आप लोगों ने देखा कि जोधपुर वाला बाड़मेर आया इलाज करवाने के लिए? मरना थोड़ी है। क्यों नहीं आया था? क्योंकि फैसिलिटी नहीं है ना। अगर यही फैसिलिटी होती बाड़मेर के अंदर तो लोग चला कराते, चाहे भले कहीं पर भी हो, क्यों नहीं हो, है ना। तो अपन ने क्या किया, 2 गांव है जिसको अपन आयुर्वेदिक गांव का दर्जा दिया, क्योंकि यहाँ पर ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक इलाज से होता है। और वो 2 गांव कौन से हैं? हवाला और कैलाशपुरी। और ये दोनों गांव कहाँ पर है? उदयपुर में, ठीक है। तो यहाँ पर इसको अपन ने दर्जा दिया किसका? आयुर्वेदिक गांव का, ठीक है। दूसरी बात मैंने लिखी हाथी गांव। हाथी गांव, इसको गांव को दर्जा दे दिया हाथी गांव, क्योंकि जितने आदमी नहीं उतने हाथी है इस गांव में, तब नाम क्या दे दिया? हाथी गांव। और ये गांव है कौन सा? कुंडा गांव। असली में नाम तो है कुंडा, लेकिन दर्जा दे दिया हाथी का। किस जिले में? जयपुर में। बहुत सारे हाथी है। और 2010 में दर्जा दिया विश्व का 3रा हाथी गांव। उससे पहले श्रीलंका में है और थाईलैंड में। तीसरा मैंने बताया विश्व का 3रा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। कई लोग होते हैं जो खेल प्रेमी होते हैं, कहीं कहीं तो ऐसे ऐसे प्रेमी होते हैं जो कहीं पर भी इंडिया का मैच क्यों नहीं वहाँ टपक जाते हैं, चाहे आउट ऑफ इंडिया हो चाहे इन इंडिया हो, कहीं पर भी हो। तो जब विश्व का 3रा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा तो सीधी सी बात है यहाँ पर कोई ना कोई मैच होंगे, आईपीएल होंगे, खेल होंगे, वर्ल्ड कप होंगे। तो जब ये खेल होंगे तो लोग देखने आएंगे, पर्यटन बढ़ेगा। इस वजह से आपको ध्यान रखना है कि विश्व का 3रा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अनिल। विश्व का सबसे बड़ा कौन सा है? विश्व का दूसरा कौन सा है? विश्व का दूसरा मेलबर्न। विश्व का पहला नरेंद्र मोदी, है ना। और विश्व का 3रा अनिल अग्रवाल। ये वेदांता का नाम सुना है आपने? हाँ, वेदांता कंपनी का चेयरमैन है कौन? अनिल अग्रवाल। तो उसने अपने CSR फंड, मैंने बताया था, CSR बताया था ना। CSR कब होता है बताओ, आप बताओ CSR के बारे में क्या जानते हो? नहीं जानते? आप नहीं जानते? मैं तारीफ की मुझे। हाँ,
आप तो शुरू में आए नहीं थे। किसी कंपनी का इन्वेस्टमेंट 500 करोड़ हो, टर्नओवर 1000 करोड़ हो और नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज़्यादा हो तो 3 साल का जो नेट प्रॉफिट होता है उसका 2%। एवरेज का 2% CSR के अंदर दिया जाए। सही बात बोली। ठीक है, तीन चीजें हैं, अगर कुल टर्नओवर, कुल संपत्ति और कुल लाभ है ना, इन तीनों का ध्यान रखना होता है। अगर ये कुछ लिमिट से ज्यादा है तो अपन क्या करते हैं, उनके 3 साल का जो एवरेज है शुद्ध लाभ का उसका 2% CSR में खर्च करते हैं। बताया था मैंने, अध्याय कौन सा था? अध्याय 4 था, औद्योगिक विकास, उसके अंदर मैंने CSR बताया था, याद है नहीं आपको? चलो अगला क्या, पर्यटक सहायता बल। देखो पर्यटक सहायता बल क्या होता है, अगर आप कहीं घूमने जाते हो ना तो वहां पर आप लोगों ने ना कोई ब्लू ड्रेस पहने कई लोगों को देखा होगा, ये जनरली पुलिस वाले नहीं होते। देखो अपन के यहाँ पर ट्रेंड क्या है, अपन क्या देसी लोग रह गए, और देसी लोग में अगर कोई बाहर से आ गया घूमने तो वो देख वो देख वो देख, तो इस तरह से करते हैं। फॉरेनर आ गया तो अपन उनको जी से घूमने देते नहीं है ना। तो अगर इस तरह का ट्रेंड हो जाए, और आप सोचो कोई फ्रांस से आ गया राजस्थान घूमने गलती से, मतलब आ जाए, और उसमें से भी अगर वो इस तरह की हरकतों का सामना करे कि उसको परेशान होना पड़े, जलील होना पड़े, तो वो वापस जाएगा कहाँ? फ्रांस। बोलेगा दुनिया में कहीं घूम लेना, राजस्थान मत जाना। तो तुमने पर्यटक की छवि अच्छी की कि खराब की? तो वो कहलाते हैं असामाजिक तत्व। तो उनके लिए ये पर्यटक सहायता बल है। इसमें जो भूतपूर्व सैनिक होते हैं ना उनको लगाया जाता है। अगली कौन सी योजना है, नाम से पता चल रहा है, पधारोसा मतलब आओ, है ना। आओ कहां पर? राजस्थान में। तो राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए योजना शुरू की। पधारोसा है ना, ये शब्द है ना, देखो कहीं पर भी सा लगता है ना, वो कहां पे लगता है? जोधपुर में। जोधपुर में है ना, अगर कोई गाड़ी देगा ना तो गाड़ी के पीछे भी सा लगा के देगा, ये ट्रेंड है वहां का। तो ये पधारो सा मतलब इज्जत दे रहे हैं मन, कि आप राजस्थान में आओ, हम लोग खातिरदारी करेंगे। खातिरदारी कैसे करेंगे वो आप आओ फिर बताएंगे। तो इसके लिए ये योजना है पधारो सा योजना। ठीक है, कब शुरू हुई? 2011। समझ में आ गई बातें यहाँ तक? ये सारी की सारी योजनाएं जो बातें बोली है ना, ये सारी की सारी ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो अगला, भारत का पहला भू विरासती स्थल कौन सा है? भारत का पहला भू विरासती स्थल रामगढ़। रामगढ़ कहां पर है? नहीं, रामगढ़ बूंदी में नहीं है, बारां में। सुनो, भू विरासती क्या होता है, देखो आप लोग कभी है ना ये कभी चीज देखी होगी या मूवी के अंदर देखा होगा, कभी कोई तारा टूटता है ना, तो अपन आंखें बंद करके बोलते हैं भगवान नौकरी लग जाए। ऐसे नौकरी लगती नहीं है ना। क्या होता है, सुनो एक चीज समझाता हूं, विज्ञान की चीज है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है कुछ लिमिट तक, जब ये गुरुत्वाकर्षण बल खत्म होता है ना, तब शुरुआत होती है अंतरिक्ष की। और इस पृथ्वी के चारों ओर बहुत सारे ऐसे उपग्रह है, ऐसे क्षुद्र ग्रह है जो चक्कर लगाते हैं पृथ्वी के चारों ओर। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के बाहर है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काफी बार ये चक्कर लगाते लगाते यूं लगाते लगाते अंदर की तरफ थोड़ा सा आ जाते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के अंदर आ गए तो सीधी सी बात है, पृथ्वी उसको अपनी ओर आकर्षित करेगी। लेकिन पृथ्वी और उनका गुरुत्वाकर्षण बल बहुत किलोमीटर का होता है, लाखों किलोमीटर का होता है। और जब वो पृथ्वी की तरफ आ रहे होते हैं ना, भले आकार में कितने बड़े क्यों नहीं हो, वो घर्षण के कारण समाप्त हो जाते हैं, पृथ्वी तक पहुंच नहीं पाते। लेकिन काफी बार ऐसा होता है कि ये कुछ आकार में ज्यादा बड़े होते हैं और पृथ्वी की तरफ आ रहे होते हैं, और जब आ रहे होते हैं ना बहुत चमकीला, क्योंकि घर्षण की वजह से उसमें आग लग जाती है, और अपन दूर से बैठते हैं, वो देख तारा टूट रहा है, भगवान नौकरी लग जाए। वो तारा नहीं होता है, वो क्षुद्र ग्रह होता है। समझ में आई बात? तो जब वो आप सोचो इतनी तीव्रता से आ रहा है, जब वो पृथ्वी पर टकराएगा तो नुकसान होगा कि नहीं होगा? एक ऐसा कैसा नुकसान एक क्षुद्र ग्रह के टकराने से हुआ बारां के अंदर। बारां के रामगढ़ में एक क्षुद्र ग्रह ऊपर से आया, टकराया जमीन पर, और जब टकराया तो वहां पर एक 4 किलोमीटर चौड़ा गड्ढा बन गया। कितने किलोमीटर? 4 किलोमीटर का।
और 4 किलोमीटर का चौड़ा गड्ढा बन गया, तो उसको अपन ने भारत का पहला भू विरासती स्थल के रूप में घोषित किया, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं जियो हेरिटेज साइट। भारत की पहली है, इस वजह से महत्वपूर्ण है। और अगर कोई इस तरह से क्षुद्र ग्रहों के टकराने से कोई झीलें बनती है ना, कोई खड्डा बन गया, उसके अंदर फिर पानी भर जाता है बरसात की वजह से, तो उसको अपन बोलते हैं क्रेटर झील। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा लोनार। लोनार कहाँ है? महाराष्ट्र में। ये लोनार भारत की क्रेटर झील है। क्रेटर का मतलब होता है कि क्षुद्र ग्रहों के टकराने की वजह से कोई झील बनती है। ठीक है, तो लिखो भारत का पहला भू विरासती स्थल। है? लिखो ही नहीं क्या? बस इतना ही है। बदारोसा योजना करना क्या है? 2011 नाम से पता चल रहा है। लो लाइन लिखो, राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, और कुछ नहीं है। राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। राजी? चलो, भारत का पहला भू विरासतीय स्थल लिखो। भारत का पहला भू विरासतीय स्थल। चलो अगला टॉपिक आता है इसके अंदर वो आता है रोप वे। कौन सा? रोप वे को अपन हिंदी में बोलते हैं रज्जू पथ। कभी देखा किसी ने रोप वे? कहां पर? सुंदा माता। सुनो, अपन के राजस्थान के अंदर है ना, अपन के राजस्थान में देवी देवताओं का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है कि नहीं है? और वैसे आप एक बात बताओ, चलो आप सब लोग बाड़मेर के रहने वाले हो, मुझे बताओ कि बाड़मेर में जो चौटन में विरातना माता है, वहां पर रोप वे है क्या? नहीं है, बन भी नहीं रहा है, शुरुआत भी नहीं हुई। नहीं वो आप मुझे बताओ कि चौटन में जो विरातना माता है ना, उनका नाम विरातना माता क्यों है? विरात्रा का नाम विरात्रा क्यों है? तो वीर विक्रमादित्य लेके आए तो विरात्रा क्यों पड़ा? बहुत बढ़िया। वीर विक्रमादित्य ने वहां पर एक रात निकाली, तो वीर रात को रुका, वीर रात रा,
इस वजह से नाम विरातरा है। और उनका नाम वांकल माता क्यों है? नहीं, वांकल का मतलब ये नहीं होता, गर्दन टेढ़ी है, गर्दन टेढ़ी होने की वजह से उनका नाम वांकल माता है। अपन के यहाँ पर क्या होता है, देवी देवताओं का बहुत ज्यादा पर्चा है। एक बात बताता हूँ, फिर मैं रूप बताऊंगा मैं आपको। एक बार विक्रमादित्य कोई युद्ध पर गए, ठीक है, युद्ध पर गए तो युद्ध बहुत समय हो गया, युद्ध कर रहे थे, जीत नहीं पा रहे थे। तो जीत नहीं पा रहे थे तो किसी ने बोला कि भाई इस राजा के पास कोई ऐसी मूर्ति है जिसका पर्चा है कि ये मूर्ति जिसके पास रहेगी ना वो कभी पराजित नहीं होगा। तो फिर विक्रमादित्य ने सोचा कि यार ऐसी मूर्ति तो फिर मेरे पास भी होनी चाहिए। तो किसी को बेला फुसला कर उनके जो घर का भेदी लंका डाय उनका जो भेदी था उसको साथ में लेकर उन्होंने ऐसी मूर्ति ली। उसके बाद वो युद्ध जीत गए वहां पर। फिर वो आने लगे वापस अपने उज्जैन की तरफ। तो जब वो मूर्ति को उठाने लगे ना तब देवी प्रकट हुई और देवी ने बोला कि मैं तेरे साथ चल तो जाऊंगी, लेकिन अगर तू 2 जगह से ज्यादा 30 जगह कहीं विश्राम किया तो 2 जगह रुक सकता है, 30 जगह कहीं विश्राम किया तो मैं वहीं पर बैठ जाऊंगी, उसके बाद साथ में चलूंगी नहीं। तो कि ठीक है। तो ऐसे करके उन्होंने वो मूर्ति उठाई और मूर्ति उठाई लेके रवाना हुए। 1 जगह रुके हो गया, 2 जगह रुके हो गया, अब बहुत लंबा रास्ता था तो वो 30 जगह और रुके। तो 30 जगह रुके तो वो 2 जगह की बात हुई थी तो माता वहीं बैठ गई। और वो स्थान कौन सा है? चौटन। तो उस समय क्या हुआ कि उस क्षेत्र में उस समय राक्षसों का आतंक हुआ करता था। तो राक्षसों ने और हमला कर दिया। तो उनसे लड़ते लड़ते उन वीर विक्रमादित्य की एक रात निकल गई वहां पर। तो नाम पड़ गया वीर रात को रुका, मतलब विरातरा। फिर अब वो उठाने लगे तो माता ने बोला कि भाई बात 2 की हुई थी, तू 30 जगह रुक गया। तो मैं चलूंगी नहीं साथ में। तो कि तुम चलो नहीं, चलो ठीक है, लेकिन अब मैं जाऊंगा तो कम से कम मेरा रास्ता तो पथ प्रदर्शित करो कि मैं जाऊं कि भविष्य में मुझे दिक्कत नहीं हो। तो माता ने बोला कि मैं बैठी हूँ, तुम जाओ, तुम्हारे रास्ते में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अपन यूँ कोई दूर देखना होता है, अपन यूँ गर्दन टेढ़ी करके देखता नहीं दूर। तो माता ने यूँ गर्दन टेढ़ी करके वो जब तक पहुंचा नहीं ना उज्जैन तब तक देखा। तो उनकी गर्दन थोड़ी सी मूर्ति की देखना टेढ़ी है, तब नाम पड़ा वांकल। ठीक है, ये वांकल विराट। हर किसी देवी के पीछे कोई ना कोई कहानी है। अगर आप कोई बहुत सारी देवियों के पीछे कहानियां है। ऐसे लंगूरिया नृत्यन, ऐसे शेखावटी के नृत्य नहीं निकले हैं। हर किसी के पीछे कोई ना कोई कहानी, जब आप डिटेल में पढ़ते हैं ना तब पता चलता है। ये तो क्या होता है कि याद करने के तरीके हैं। जैसे इतनी सारी लोक देवियों को याद कैसे करें। तो अब हर कोई देवी है ना राजस्थान में, भारत में, वो पहाड़ों पर जाकर बैठी है। अब पहाड़ों पर है तो अब जवान तो चढ़ जाए, बूढ़े लोगों का क्या। तो कई लोग तो ऐसा बोलते हैं कि चौटन में माता का मंदिर ऊपर है। तो एक डोकरी थी, वो आई के बोली कि भाई मैं ठेठ ऊपर कैसे आऊँ, मैं तो आ नहीं सकती। तो ऊपर से एक पत्थर लुढ़कता हुआ आया, नीचे गिरा। फिर वहाँ पर उन्होंने एक मंदिर बनाया। आपको पता होगा विराटरा माता के नीचे भी है, एक ऊपर भी है। नीचे वाला भी एक पहाड़ के ऊपर है, एक ऊपर वाला भी है मैन। तो नहीं, असली मूर्ति नीचे, वो पत्थर पे है, असली मूर्ति ऊपर है। नहीं, वही है ऊपर वाली, नीचे वाली तो एक पत्थर के ऊपर है, वो पहाड़ ऊपर से आया था उस पर बनी हुई है। तो ये जो रोपवे होता है ना, वो रोपवे क्या होता है, वो रस्सी के सहारे जाते हैं पहाड़ पर, और रस्सी के सहारे पहाड़ पर जाते हैं। और ऐसे राजस्थान के अंदर अभी आज की तारीख में 6-7 है, 7 है शायद, 7 है, 7। ठीक है, तो ये 7 रोपवे है। तो अपन कल एक एक करके देखेंगे कि कहाँ पर कौन सा है, तो कल बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, अभी आज इतना ही करेंगे, समय भी हो ही गया।